एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है, तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है। ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसीलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है। अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है। इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा, वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का साक्षाम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने के कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो? क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं।
मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु। तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे, ये तो हमारे दुकान का दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं। मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी के होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं। एक बार एक गांव में कृष्णा नामक व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए कृष्णा बहुत मशहूर था। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाला सुंदर ने कृष्णा को बुलाया और 1 किलो घी के लिए मांगा। कृष्णा गया उसके पास। कृष्णा भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। कृष्णा घी को तोलने लगा। जब सुंदर ने देखा कि घी कितना शुद्ध था तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सुंदर ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको कृष्णा, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना। पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। ओ बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब। ये लो आपके 2 किलो घी। सुंदर ने खुशी से घी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कृष्णा चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी क्योंकि वो घी था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर कृष्णा अपने भाई कुशल के पास दूध खरीदने गया ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज कुशल देखता था कि उसका भाई बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओ, अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। कृष्णा के निकलने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेके आई।
देखा कमला, कृष्णा की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध के लिए वापस आया था। आप सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों ना इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दो, इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पानी डालकर कृष्णा के लिए बाजू में रखा। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। अब कृष्णा इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब कृष्णा दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था, तो उसने दही जमाया। जब दही जमा तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा। शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं कुशल को ये बात बोलता हूँ। जब कृष्णा कुशल के घर गया तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसकी घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वह क्या करे और बिना कुछ कहे कृष्णा वहां से निराश होकर चला गया। अब कृष्णा ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदे और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से कृष्णा अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहाँ पे वो शुद्ध देसी घी बेचने लगा। उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, हाय कृष्णा, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाइयों के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मैंने ही लाए हैं अब खुद दूध निकालने। अब से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया, हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान कुशल, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब कुशल दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने कृष्णा से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु कृष्णा ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारी स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था।
हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाए और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था, ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपनी बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगी। ये 3 बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था।
खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुणा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई अचार की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में करुणा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी जब वहां एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर की अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर की अचार की बरनी उसे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए। करुणा ने अपनी पोटली में 50 रुपए रखकर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने देखा कि करुणा की पोटली पैसों से भरी हुई है। करुणा की पोटली में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे वो पोटली उससे छीननी होगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करुणा से पानी मांगता हूँ। करुणा पोटली रखकर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। करुणा के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी होगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तभी करुणा वापस आ गई। मेरी पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली। और विघ्नेश ने कहा, अब ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने उसे गलत साबित किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुन के बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वो घर पहुंचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करुणा अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करुणा की दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपनी दुकान लगाई।
अचार ले लो, अचार, नींबू, आम, मिर्ची की ताजी अचार। करुणा ने ये देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है, लेकिन फिर भी करुणा के जो ग्राहक थे वो उससे ही अचार लेते थे। ना कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। विघ्नेश बहुत दुखी हो गया था। मेरी बनाई हुई अचार खराब हो रही है, अब इससे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विघ्नेश का व्यापार बंद हो गया। विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। करुणा ये सब देख रही थी। करुणा से विघ्नेश का दुख देखा न गया। और वो उसके दुकान पर गई। विघ्नेश ने करुणा को देखकर भी अनदेखा किया। विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करुणा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो विघ्नेश, इस बार मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार की पूरी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपकी पोटली चुराई, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगा। जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विघ्नेश ने करुणा के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रसिद्ध कर दूंगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मानी और अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे, जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांवों में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए।
भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं, पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना, तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से।
साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो। मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जमींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुमने आज तक बहुत गलतियां की है। तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जमींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा जब उसी रास्ते सात्विक आया। विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जमींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जमींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जमींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा।